हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 6 जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। दोस्तों, 1972 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। फिर इसके बाद 1973 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई ओनली वन अर्थ। तो ये थीम जरूर याद रखिएगा। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 1973 में जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? तो ओनली वन अर्थ थी इसकी थीम। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी 2023 की थीम क्या है? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की मेजबानी 2 देश कर रहे हैं, कोटे डी आइवर और नीदरलैंड। तो इन दोनों की साझेदारी में विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की मेजबानी की जा रही है। चलिए दोस्तों, भारत में पर्यावरण को लेकर के कौन कौन सी नीतियां कब कब बनाई गई हैं, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय वन नीति बनी थी 1952 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 और 1977 में बना था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून साल 2000 में और राष्ट्रीय जल नीति 2002 में बनी थी। वन्य जीवों को बचाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं भारत में? जैसे कस्तूरी मृग परियोजना चलाई गई थी 1970 में, हंगुल प्रोजेक्ट 1970 में, गिर सिंह परियोजना 1972 में, बाघ परियोजना 1973 में, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में, मणिपुर धामिन परियोजना 1977 में। इसके अलावा गेंडा प्रोजेक्ट 1987 में, हाथी परियोजना 1992 में, लाल पांडा परियोजना 1996 में और गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 में और हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में स्टार्ट हुआ था। तो ये है दोस्तों भारत में वन्य जीव संरक्षण की प्रमुख योजनाएं। आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे इसी लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और दोस्तों वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा ऐप है वहां पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सभी उपलब्ध है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस। कौन बने हैं दोस्तों? डेनिस फ्रांसिस। और वह त्रिनिदाद और टोबैगो के नागरिक हैं और त्रिनिदाद और टोबैगो के वो पहले नागरिक हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के लिए चुने गए हैं। तो अभी हाल ही में 1 जून को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था और जो डेनिस फ्रांसिस हैं उन्हें चुन लिया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां अध्यक्ष। दोस्तों, बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। तो इसे 1945 में बनाया गया था और यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है। इसका काम होता है संयुक्त राष्ट्र के लिए बजट तैयार करना, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करना, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति करना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य भागों से रिपोर्ट प्राप्त करना। तो ये कुछ काम होते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है यह संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। 6 अंग होते हैं, 6 अंगों में से एक अंग है। कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। दोस्तों, अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां भी डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में यूएई के डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। अंग सुमाली रस्तोगी अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत की प्रतिनिधि चुनी गई हैं। प्रतिमा भोल्लर माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बनी है। वैश्विक महिला मुद्दों के लिए
गीता राव गुप्ता को अमेरिका का एम्बेसडर बनाया गया है। अजय बंगा अभी हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की 3 दिन की यात्रा पर गई हैं? तो दोस्तों वह सूरीनाम की 3 दिन की यात्रा पर गई हैं। तो 4 जून को वो सूरीनाम पहुंची हैं, उनकी 3 दिन की यात्रा है। उनके साथ राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, सांसद रमा देवी और एक आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल भी गया हुआ है। इसके अलावा 5 जून को सूरीनाम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, भारतीयों के आगमन का 150वीं वर्षगांठ का समारोह। तो इस कार्यक्रम में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया है। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अब ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया था, इस घटना को आप समझिएगा। 5 जून 1873 यानी आज से 150 वर्ष पहले कुछ भारतीय सूरीनाम पहुंचे थे, जिन्हें वहां पर गिरमिटिया मजदूर के रूप में ले जाया गया था। कौन ले गए थे? अंग्रेज ले गए थे। तो दोस्तों ये गिरमिटिया मजदूर कौन थे, इनको समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, जब अंग्रेजों का भारत में शासन था तो उन्होंने भारतीय लोगों को एक एक रोटी के लिए मोहताज कर दिया था। तो जो मजदूर लोग थे उनके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता था और उन्हें अन्य देशों में भेजा जाता था जहां पर अंग्रेजों का उपनिवेश केंद्र हुआ करता था। तो वहां पर वो लोग मजदूरी करते थे, उन्हें उसका मेहनताना दिया जाता था। तो ऐसे मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो 1873 से 1916 के बीच लगभग 34,000 भारतीय 64 जहाजों से सूरीनाम पहुंचे थे। अब देखिए कितनी बड़ी संख्या है, 34,000 भारतीय जो है वो सूरीनाम पहुंचे हैं 1873 से लेकर के 1916 के बीच में। पिछले साल जुलाई में पदभार ग्रहण करने के बाद द्रौपदी मुर्मू की यह पहली विदेश यात्रा है और सूरीनाम की यात्रा के बाद वह सर्बिया का दौरा करेंगी। सूरीनाम के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सूरीनाम किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और यह अटलांटिक महासागर, फ्रेंच गुआना और ब्राजील के साथ सीमाएं अपनी साझा करता है। यह दक्षिण अमेरिका में सबसे छोटा संप्रभु राज्य है। पारामारिबो इसकी कैपिटल है। सूरीनाम डॉलर यहाँ की करेंसी है और चैन संतोखी यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कानून आयोग ने किस कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है? तो राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है। तो देखिए दोस्तों, कानून आयोग को हम विधि आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो उसने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सौंपी है और उसने ये कहा है कि जो 153 साल पुराना राजद्रोह का कानून है इसे बनाए रखा जाए, बरकरार रखा जाए, इसको समाप्त ना किया जाए। और इसने ये कहा है कि जो ये आईपीसी की धारा 124A है, जिसे राजद्रोह भी बोलते हैं, उसमें कुछ संशोधन किए जाए। इसके अलावा जो विधि आयोग था जो जांच कर रही थी इस पर 124A पर, तो उसने ये कहा है कि इसका दुरुपयोग भी हो रहा है और ये एक चिंता का विषय है। तो ऋतुराज अवस्थी के अध्यक्षता में ये आयोग बना है और इसी ने अभी हाल ही में ये रिपोर्ट सौंपी है। चलिए अब जानते हैं कि ये देशद्रोह या राजद्रोह क्या है। तो आईपीसी की धारा 124A में देशद्रोह को परिभाषित किया गया है कि देशद्रोह कब लागू होगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है तब ये लागू होता है, या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या अपने लिखित या फिर मौखिक शब्दों या फिर चिन्हों या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नफरत फैलाने या फिर असंतोष जाहिर करता है, तो ये कानून लागू होता है। तो उसे आजीवन कारावास या 3 साल की सजा हो सकती है। तो यह है दोस्तों देशद्रोह या राजद्रोह का कानून। अब ये कहां से आया नियम, इसको भी समझते हैं। तो देशद्रोह पर कोई भी कानून 1859 तक नहीं था। इसे 1860 में बनाया गया और फिर 1870 में इसे आईपीसी में शामिल किया गया था। सेडिशन लॉ यानी देशद्रोह कानून या राजद्रोह कानून ब्रिटिश सरकार की देन है। आजादी के बाद भी भारतीय संविधान ने इसे अपना लिया था। तो याद रखिएगा कि राजद्रोह या देशद्रोह का जो कानून है वो आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, अमलान बोरगोहेन ने फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। और ये जो फ्लैंडर्स कप 2023 है इसका आयोजन किया गया है बेल्जियम के मार्कसेम में। तो वहां पर अमलान ने 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हुए हैं। बात आई है बेल्जियम की, तो यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है, राजधानी इसकी ब्रसेल्स है। स्पोर्ट्स की बात आई है तो इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं।
तो उड़ीसा फुटबॉल क्लब ने अभी हाल ही में हीरो सुपर कप 2023 का खिताब जीता है और डिंग लिरेन चाइना के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। फीफा ने इंडोनेशिया के स्थान पर अर्जेंटीना को अंडर 20 सॉकर वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए चुना है। संजीता चानू पर अभी हाल ही में नाडा के द्वारा 4 साल का बैन लगाया गया है। रूसी सुपरस्टार डेनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन 2023 का पहला खिताब जीता है और पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स खिताब अभी हाल ही में जीता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर रहा है? तो आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर रहा है। तो दोस्तों अभी हाल ही में एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया है। तो इसमें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर रहा है और इस फ्रेमवर्क को किसने जारी किया है? शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने जारी किया है। इसके मुताबिक इस साल आईआईटी मद्रास ने टॉप पोजीशन पाई है और कुल 12 कैटेगरी थी जिसमें ये रैंकिंग जारी की गई है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पूरे देश के जो टॉप संस्थान है ओवरऑल की बात करें तो उसमें आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर दूसरे स्थान पर है, आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पर हैं, आईआईटी बॉम्बे चौथे स्थान पर, 5वें स्थान पर आईआईटी कानपुर, 6ठे स्थान पर एम्स नई दिल्ली और 7वें स्थान पर आईआईटी खड़गपुर, 8वें स्थान पर आईआईटी रुड़की है। तो ये है हमारे देश के टॉप संस्थान। अब इनकी 12 कैटेगरी बनाई गई है, लेकिन हमें 12 कैटेगरी नहीं याद रखना है, हमें कुछ मुख्य कैटेगरी याद रखनी है। जैसे टॉप 3 यूनिवर्सिटी की बात करें तो टॉप 10 यूनिवर्सिटी में पहला स्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का, दूसरा स्थान है जेएनयू नई दिल्ली का और तीसरा स्थान है जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली का। अगर हम इंजीनियरिंग क्षेत्र के टॉप संस्थान की बात करें तो आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर है, आईआईटी दिल्ली दूसरे स्थान पर और आईआईटी बॉम्बे तीसरे स्थान पर है। तो ये कुछ डाटा है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गूफी पेंटल का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों गूफी पेंटल एक एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। महाभारत में शकुनी का किरदार निभाने वाले गूफी पेंटल का निधन हो गया है। उन्होंने 1988 में बी.आर. चोपड़ा के सुपरहिट शो महाभारत में शकुनी का किरदार निभाया था। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले गूफी पेंटल आर्मी में थे और उनका असली नाम था सरबजीत सिंह पेंटल। दोस्तों हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दिग्गज अभिनेत्री सुलोचना लाटकर का 94 साल की उम्र में निधन हुआ है। मलयालम अभिनेता कोल्लम सुधी का भी कार दुर्घटना में निधन हुआ है। घाना की लेखिका और नारीवादी अमा अता एडू का 81 साल की उम्र में निधन हुआ है। संस्कृत के प्रख्यात विद्वान वेद कुमारी घई का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है और तेलुगु अभिनेता और कॉमेडियन अल्लू रमेश का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा UAE में। देखिए दोस्तों IUCN पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है। तो उसने अभी हाल ही में ये फैसला लिया है कि जो विश्व संरक्षण कांग्रेस है 2025 की, उसका आयोजन UAE में किया जाएगा, क्योंकि हर 4 साल में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। तो 2025 में जो इसका आयोजन है वो UAE में होने वाला है। ठीक है, कब से कब तक होगा? तो 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक अबू धाबी में इसका आयोजन किया जाएगा और ये जो कांग्रेस आयोजित की जाएगी इसमें पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को उठाया जाएगा। बात कर लेते हैं IUCN की। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और यह प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग की दिशा में काम करता है। यानी पर्यावरण से संबंधित संस्था है ये, जो कि पूरे विश्व में काम करती है। अगला प्रश्न है, G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक कहां आयोजित हुई है? तो यह हैदराबाद में आयोजित हुई है। तो G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक हैदराबाद में आयोजित की गई। बात करते हैं G20 की। तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और दुनिया की जो टॉप अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। कौन? G20। और 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। दोस्तों याद रखिएगा 2022 में इसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? इंडोनेशिया ने की थी। अगला प्रश्न है, असम में 1450 करोड़ की 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है नितिन गडकरी जी ने।
तो दोस्तों ये जो 4 परियोजनाएं हैं इनकी जो लागत है वो है 1450 करोड़ की। तो ये राज्य में यानी असम में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेंगी। बात आई है असम की, तो मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा हैं, राज्यपाल हैं यहाँ के गुलाब चंद कटारिया और राजधानी है दिसपुर। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे कुछ क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? शालिनी सिंह। नाटो द्वारा आर्कटिक चैलेंज 2023 युद्धाभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? फिनलैंड में। बिस्केक रैंकिंग सीरीज 2023 कुश्ती में मनीषा ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा? सांची बनेगा। एन से यंग ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता है, वह किस देश की हैं? तो वह दक्षिण कोरिया की हैं। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जनार्दन प्रसाद। सबांग बंदरगाह पर भारत और कौन सा देश मिलकर काम करेगा? इंडोनेशिया। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है? कैपटाउन, साउथ अफ्रीका में। भारत की पहली डीलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन ने अपनी सेवा के कितने साल पूरे किए हैं? तो 93 साल पूरे किए हैं 1 जून को। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम हिस्ट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता मानी जाती है और कार्बन डेटिंग की तिथि के अनुसार इसका जो समय माना जाता है वो माना जाता है 2300 से 1700 ईसा पूर्व का। दोस्तों, काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, यानी इस प्रकार से मृदभांड पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता में, जो कि हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि इसमें नगर मिलते हैं आपको। सिंधु सभ्यता का विस्तार किस प्रकार का था? तो सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। कैसा था दोस्तों? त्रिभुजाकार। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके सभी ने आंसर दिए हैं, सभी ने डिटेल से बताया है। तो इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएं उनके आंसर आप डिटेल से जरूर बताया करिएगा। आज के प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? डिंग लेरेन किस देश के शतरंज खिलाड़ी हैं? और IUCN की स्थापना कब की गई थी? तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।